Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, Barmer. Today we will start our new chapter, that is correlation, यानी सहसंबंध. हम ये कह सकते हैं कि जब दो समंक श्रेणियों में इस प्रकार का संबंध हो, समंक श्रेणी अर्थात सीरीज जो दे रखी है आपको नंबर्स की जो है श्रेणी, उनमें इस प्रकार का संबंध हो कि एक समंक श्रेणी में परिवर्तन होने पर दूसरी समंक श्रेणी में भी उसी दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में परिवर्तन हो जाए तो इस सहपरिवर्तन के गणितीय माप को सहसंबंध कहते हैं. जैसे अगर मूल्य वृद्धि होती है तो किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है या मूल्य में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ती है, तो ये उनमें जो है विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो ये सहसंबंध कहलाता है. कॉर्नर के शब्दों में जब दो या अधिक मात्राएं सहानुभूति में परिवर्तित होती है जिससे एक में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप दूसरी मात्रा में भी परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वे सहसंबंधित कहलाती हैं. अतः स्पष्ट है कि यह सहसंबंध दो श्रेणियों में साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति को या सहविचरण को कहते हैं. अब सहसंबंध की जो परिभाषा दी है वो प्रोफेसर बॉडिंगटन के अनुसार जब कभी दो या अधिक समूहों, वर्षों या समंक श्रेणियों में सुनिश्चित संयोग विद्यमान हो तो उनमें सहसंबंध का होना कहा जाता है. अब कारण कार्य संबंध तथा सहसंबंध यानी कोरिलेशन एंड कॉशंस. जब किसी समंक श्रेणी में परिवर्तन दूसरी समंक श्रेणी के परिवर्तनों से प्रभावित हों या उस पर डिपेंडेंट यानी आश्रित हों, तो इस पारस्परिक आश्रितता यानी म्यूचुअल डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस को ही सांख्यिकीय भाषा में सहसंबंध के नाम से जाना जाता है. अतः एक समंक श्रेणी में परिवर्तन कारण हो और जिससे दूसरी समंक श्रेणी में परिवर्तन उसका इफेक्ट यानी प्रभाव या कार्य हो, तभी परिकलित सहसंबंध महत्वपूर्ण या सार्थक कहा जाएगा, अन्यथा नहीं. यानी इन दोनों के बीच में जो है कारण और कार्य का संबंध होना चाहिए. अब सांख्यिकी में सहसंबंध की गणना की रीति केवल सहसंबंध की मात्रा को मापती है, यानी ये बताती है कि कितने लेवल का कितनी मात्रा का सहसंबंध विद्यमान है. वह एक समंक श्रेणी या चरों के मध्य कार्य कारण सहसंबंध पर प्रकाश नहीं डालती, जैसा कि प्रतीपगमन में हम पढ़ेंगे. दो चरों के मध्य उच्च सहसंबंध का विश्लेषण अन्य कारकों के ज्ञान पर निर्भर करता है. अतः दो या दो से अधिक समंक श्रेणियों या चरों के मध्य प्रकार्य संबंध यानी फंक्शनल रिलेशनशिप का अध्ययन करने के लिए सांख्यिकी विश्लेषण आवश्यक है. यहाँ प्रकार्य यानी फंक्शन से तात्पर्य दो समंक श्रेणियों या चरों के मध्य अंतर निर्भरता से है, जिसका तात्पर्य कारण कार्य संबंध से है. अतः कारण कार्य संबंध के बिना सहसंबंध केवल सहचर्य यानी एसोसिएशन या सहविचरण कोवेरिएशन को ही स्थापित करता है, जो अर्थहीन भी हो सकता है. ऐसे सहसंबंध को भ्रामक सहसंबंध यानी सुपरफ्लुअस कोरिलेशन या निरर्थक सहसंबंध यानी नॉनसेंस कोरिलेशन कहते हैं. वे परिस्थितियाँ जिनमें भ्रामक या निरर्थक सहसंबंध प्राप्त होते हैं वे निम्नलिखित हो सकती हैं. जैसे फर्स्ट, यदि दो समंक श्रेणियों या चरों के मध्य परिमाण में उच्च स्तरीय सहसंबंध हो जबकि व्यावहारिक दृष्टि से या वास्तव में उनके मध्य कोई कारण कार्य सहसंबंध न हो, तो इस प्रकार का सहसंबंध अर्थहीन सहसंबंध कहा जाएगा. जैसे एक तरफ मूल्य वृद्धि बहुत अधिक हो रही है और दूसरी तरफ जो है लोग जो है में मृत्यु दर अधिक हो रही है, तो दोनों में कोरिलेशन जो है अगर हम स्थापित करना चाहें तो इन दोनों के मध्य कोई कोरिलेशन नहीं है. सेकंड, कई बार दो चरों या समंक श्रेणियों में ऐसा सहसंबंध उपस्थित हो जाता है जो तार्किक दृष्टि से स्पष्टतया अशुद्ध हो, जैसे मूल्य वृद्धि एवं मांग वृद्धि में धनात्मक सहसंबंध होना, पति पत्नी की आयु में ऋणात्मक सहसंबंध होना,
न्यादर्श या अनुसंधानकर्ता के पूर्वाग्रह के कारण भी ऐसा भ्रामक सहसंबंध जो है उत्पन्न हो सकता है। थर्ड कंडीशन, जब दो समंक श्रेणियां या स्वतंत्र चर हों लेकिन किसी अन्य कारण से दो चर समान रूप से प्रभावित होते हों तो उच्च सहसंबंध होने पर भी निष्कर्ष भ्रामक या अर्थहीन ही होंगे। फोर्थ, कभी कभी दो समंक श्रेणियों या चरों के मध्य संबंध तो होता है लेकिन इस बात का निश्चय करना कठिन होता है कि कौन सा कारण है और कौन सा उसका प्रभाव है। तो प्रोफेसर बॉडिंगटन ने स्पष्ट किया है कि यदि सारे प्रमाण यह संकेत करते हैं कि दो चरों के मध्य कुछ सहसंबंध पाया जाता है या पाया जा सकता है तो भी इन प्रमाणों की बड़ी सावधानी से जांच की जानी चाहिए कि वास्तव में उनमें कोई सहसंबंध है या अनायास ही ऐसा उत्पन्न हो गया है। अब है सहसंबंध का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन। सांख्यिकीय विश्लेषण में सहसंबंध का सिद्धांत एवं तकनीक महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के मूल तत्वों का प्रतिपादन सर्वप्रथम ब्रावेस नामक फ्रांसीसी खगोल शास्त्री ने किया, लेकिन बिंदु रेखीय रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया। 1896 में कार्ल पियर्सन नामक संख्या शास्त्री ने सहसंबंध गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन द्वारा सहसंबंध ज्ञात करने की गणितीय रीति का प्रतिपादन किया। सांख्यिकी से समाश्रयण यानी प्रतीप गमन जो हम पढ़ेंगे, रिग्रेशन एनालिसिस तथा विचरण अनुपात रेशियो ऑफ वेरिएशन के विचार सहसंबंध विधि पर ही आधारित होते हैं। इस विधि की सहायता से दो संबंधित समंक श्रेणियों में से एक में दिए गए निश्चित चर मूल्यों के आधार पर दूसरी समंक श्रेणी में संभावित चर मूल्यों का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। अतः सहसंबंध आंतरगणन, बाह्यगणन एवं पूर्वानुमान में सहायक होता है। टिपेट ने इस संबंध में लिखा है कि सहसंबंध का प्रभाव हमारी भविष्यवाणी की अनिश्चितता के विस्तार को कम करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यावहारिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दो या दो से अधिक संबंधित घटनाओं के पारस्परिक संबंध का विवेचन, विश्लेषण एवं पूर्वानुमान में यह सिद्धांत काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है। थैंक यू।